हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना संबंधित जो आज हम लोग का मैथ का सैंपल पेपर 4 होने वाला है। आपको बता दें ये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है मैथ के लिए, जिसमें आपको कक्षा 8 पास कर लिए विद्यार्थियों के लिए 12,000 रुपया प्रति सालाना के रूप से मिलता है कक्षा 12 तक। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग का ये चौथा नंबर का पेपर होने वाला है। आज हम लोग पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको जानकारी दे दें कि हमने 3 वीडियो ख़त्म कर दिया। नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। रीजनिंग का भी मैं दे दूंगा नीचे, रीजनिंग का भी हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक और कंसेप्ट के साथ। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो देख सकते हैं ये जो मैंने आज का पेपर लिया है 2023 का पेपर लिया हुआ है और मैंने पूरे प्रश्न को करवाने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न दे दिया गया आपका कि समीकरण 7n + 6 = 27, तो n का मान बताइए। n का मान आपका विकल्प में दे दिया है 4, अगला विकल्प में दे दिया है 3, फिर 2, फिर लास्ट विकल्प दे दिया है 7। आपको इसमें से बताना है ये विकल्प 5 है। तो दोस्तों देखिए कैसे इसमें क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए सबको आसानी से बस सॉल्व कर देना है। जैसे आपको पता है कि 7n + 6 = 27 होता है। ये अंक है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 7n, इधर आएगा तो 27 - 6 हो जाएगा। तो 27 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। n का मान चाहिए तो 21 में 7 से भाग दे देंगे तो 7 तरीके 21, अर्थात n का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से बस आपको सरलता से करते हुए चले जाना है, इसमें बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए। अगला प्रश्न दिया गया है, दूसरा दिया गया है कि कोण 128 का समपूरक बताइए। 128 अंश का कोण है, इसका समपूरक कोण बताइए। अब इसको मैं आपको 2-3 चीज़ सिखाऊंगा। देखिए, एक होता है संपूरक, एक होता है पूरक। तो क्या होता है देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको 2 कोण हैं जिनको जोड़ें, अगर वो 90 आ गया तो ये दोनों आपस में ना पूरक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। जैसे अगर एक 30 अंश दे देगा तो 30 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आएगा तो 60 जोड़ेंगे तो 60 हमारा उसका पूरक कोण कहलाएगा। और समपूरक क्या होता है कि a + b दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। तो यदि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपूरक कोण। तो 128 का पूछा है तो बस 128 + b = 180 कर दीजिएगा। b का मान निकालना है तो 128 को उधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 128 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, अर्थात हमारा कौन सा 52 अंश हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें विकल्प में देखते हैं तो विकल्प नंबर ए में 52 अंश दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो भी आपका प्रश्न आएगा उस पर कंसेप्ट्स मैं बताते चलूँगा। और चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि इसका मान देखिए, एक तीसरा नंबर का प्रश्न है। इसका एक चतुर्भुज बना दिया हुआ है, इसके मान दे दिया है। इसका नाम मान दिया है 120 अंश, इसका दिया है 110 अंश, इसका दिया है 50 अंश और इसका मान पता करना है। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, अर्थात ये वाला x दे दिया है और x का मान ज्ञात करना है। विकल्प हमें आपको दे दिया है 90 अंश, दूसरा दे दिया है 80 अंश, तीसरा दे दिया है 70 अंश और चौथा दे दिया है 110 अंश। तो दोस्तों देखिए, बस करना क्या है आपको, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है हमारा चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो बस सबको जोड़ देंगे। कोण ए, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी = 360 अंश हो जाएगा। तो ए का मान कितना दे दिया है 120 अंश, बी का मान कितना दिया है 110 अंश, सी का मान कितना दिया है 50 अंश और डी का मान x अंश, चूँकि हमको पता करना है। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 360 में से घटा देंगे। तो सबको जोड़िए,
ये हो जाएगा 0, 5 1 6, 6 2 8 हो जाएगा, 1 1 2 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब x का मान पता करना है तो 0 16 में से 8 जाएगा 8, अर्थात हमारा आंसर कितना जाएगा 80 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपसे चतुर्भुज दे देगा और एक कोण को हटा देगा और सबको दिया रहेगा तो इस प्रकार से आप लगाइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि 3 पे 2 घात गुणे 3 पर 5 घात गुणे 3 पर 6 घात, ये जो 5 है माइनस में है, इसका आपको मान बताना है। जैसे विकल्प है 27, विकल्प है 81, विकल्प है 9 और अगला विकल्प है 54। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, आप जब आप हमसे पढ़े होंगे तो मैं आपको बताया हुआ हूँ कि जैसे देखिए आधार है और ये ऊपर वाला क्या है घात है, तो जब आधार नीचे ना सेम होता है तो घात जुड़ जाती है। तो कैसे जोड़ेंगे, 3 पे 2 प्लस माइनस 5 प्लस 6 हो जाएगा, तो 3 पे देखा ये जुड़ जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा 3, तो 3 पर जब 3 घात है अर्थात इसका घन निकालेंगे कितना आ जाएगा 27, अर्थात विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा यहाँ पे 5वां प्रश्न है कि यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की परिधि दे दिया है आपसे 132 सेंटीमीटर, तो आपको क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। आपको विकल्प दे दिए हैं 42, 21, 12, 20 सेंटीमीटर। आइए अब बताते हैं वृत्त पे, कुछ आपको समझाते हैं। वृत्त देखिए कुछ अगर इस प्रकार से कोई आकृति है और खोखली है तो उसको वृत्त बोलेंगे। ये जिस केंद्र से बना होगा उसको ओ से दिखाते हैं, उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। ओ से अगर यहाँ तक की रेखा खींचेंगे तो इसको आर से दिखाते हैं, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। और जब इसी से एक चक्कर पूरा घूम लेते हैं तो इसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अगर यही अगर सीधा सीधा यहाँ जाए फिर यहाँ से होते यहाँ निकल जाए तो ये व्यास कहलाता है, इसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो सूत्र होता है 2 गुणे के त्रिज्या। और इसके अंदर कोई काम हुआ होगा तो उसको निकालेंगे क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। आर का मतलब त्रिज्या, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका मान 22/7 होता है, आप इसको याद रखिएगा। हमसे परिधि दे दी है, चलिए इसको हल करते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो परिधि का मान दिया हुआ है कितना 132, 2 पाई का मतलब हो जाए 22/7, आर का मतलब हमको पता करना है। अब इसको अगर आप हल करना जानेंगे तो कर सकते हैं। देखिए ये इसमें गुणा हो जाता है और ये नीचे चला जाता है, या हम इसी को काट भी सकते हैं। 11 एकम 11 और 11 एकम 11 11 के 22, 12 12 में कटेगा। अब 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 6 के 12। जब बराबर में रहता है और अंश अंश को काट सकता है। अब नीचे 6 है ऊपर 7 है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 6 7 42 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 42, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 42 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग 5वां प्रश्न तक देख लिए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपने देखा कि इतना ही सरल तरीके से बस आसान आसान ट्रिक कंसेप्ट है, बस आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6वां है, दिया हुआ है कि 3 7 8 डैश 9 0, यहाँ पे कौन सा अंक भरें कि वो 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो। ठीक है, तो विकल्प में दे दिया है 5 9 10 और उसके बाद 2। चलिए आइए पहले आपको विभाजिता का नियम सिखाएंगे, फिर उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए अगर कोई पूछेगा कि 2 से विभाजित हो तो 2 से विभाजिता का नियम, देखिए तो इकाई वाला जो अंक है, इकाई वाला वो आपका 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो 2 से कटेगा।
अगर कहेगा 3 से विभाज्यता का नियम, तो पहले जैसे मान लीजिए कि 1 2 1 1 है, हमको नहीं पता कि ये जुटेगा कि क्या होगा ना। जैसे मान लीजिए कि ये 27 है, हमको नहीं पता कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए नहीं पता नहीं है, कितना भी अंक रहेगा बस आप उसको जोड़ दीजिएगा, तो 2 और 7 9 हो जाएगा। तो 9 3 की टेबल में आता है, आप कहेंगे हाँ तो कट जाएगा। आगे देखिए 6 6 6 2 18 2 20 1। अब हमको नहीं पता है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करना है, बस इसको पहले सभी अंकों को जोड़िए। 6 6 12 6 18 2 20 और 1 21। जब हम सबको जोड़ रहे हैं तो 21 आ रहा है, तो 21 3 से कट जाता है, इसीलिए वो भी 3 से कट जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम, चार से विभाज्यता का नियम मेरे भाई ये होता है कि कोई कितना भी बड़ी संख्या लिखा हो, सब अगर पीछे का 2 ठे अंक, यहाँ का 2 ठो अंक अगर 4 से कट जाता होगा, तो ये सभी बड़ी से बड़ी संख्या कट जाएगी। जैसे देखिए पीछे से 2 को मिलाइए, 15 चौको 60 होता है ना, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई का अंक 0 हो और 5 हो। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वो जो संख्या है 2 से भी कट जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, दोनों से, तो वो जो आप संख्या लिए हुए हैं 6 से कट देगा। 8 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि इकाई से पीछे का 3 गो अंक, कितना अंक 1 2 3, अगर 3 गो अंक कट जाएगा, डैश समझिए, इसका मतलब पीछे से 3 गो अंक कट जाएगा, मान लीजिए कि वो 8 से कट जाएगा। 9 से विभाज्यता का नियम सेम टू सेम होता है। जैसे मान लीजिए ये है, अब हमको नहीं पता कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बस आप कुछ मत कीजिए, इसको जोड़िए। 9 1 10 10 8 18, तो 18 9 से कट जाता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब ना 3 और 9 का सेम नियम है, बस ये 9 से कटना चाहिए। तो देखिए अब 9 से कटने का नियम मैं बताया हूँ कि सबको जोड़िए और 9 से कटिए, कटेगा तो वो भी अंक कट जाएगा। तो जोड़िए, 7 3 10 10 8 18, 18 में 9 जोड़ देंगे तो 27, क्या जोड़ देंगे 27। अब 27 दे दिए तो ये तो अंक पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन बीच में ना कुछ भरना है, तो 27 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कटेगा, तो बताइए। 27 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 5, 27 5 32, 9 से नहीं कटता है। 27 में 10 जोड़ेंगे तो 37, ये भी नहीं कटेगा। 27 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 29, नहीं कटेगा। 27 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, अर्थात ये जो खाली जगह है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 9। तो इसी प्रकार से विभाज्यता का नियम चलता है, और आपके प्रश्न में एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप ये नोट कर सकते हैं। 10 से कटने का नियम क्या होगा, तो इकाई का अंक 0 होगा। 11 से कटने का नियम क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये है, तो क्या करना होता है कि एक एक अंक छोड़ के जोड़ लेते हैं। जैसे 1 को जोड़ेंगे 1 2, ये सम विषम स्थान पे रहेगा और ये सम स्थान पे, अगर घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो 11 से कट जाएगा। 0 आए चाहे 11 से पहाड़ा का कोई अंक आ जाए, जैसे 22 आ जाए, 11 आ जाए, 33 आ जाए, तो वो होता है विभाज्यता का नियम 11 से कटने का। ठीक है, तो इतनी सब बातें आपको याद होनी चाहिए कि कौन किस से कट रहा है, कौन कितना अंक से कटेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, दिया गया है कि टैली चिन्ह बताना है, किसमें, टैली चिन्ह में। तो टैली चिन्ह क्या होता है बताते हैं आपको। जैसे कहा है ना कि 8 को, किसको, ये हमारा 7वां प्रश्न होगा, 8 को टैली चिन्ह में बताओ। तो बताते हैं आपको टैली चिन्ह क्या होता है। 1 को 1 लिखते हैं, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। जब 5 लिखना होता है इसे काट देते हैं, तो ये हमारा एक टैली चिन्ह हो गया। एक टैली चिन्ह में 5 संख्या, 5 रेखा आती है, 1 2 3 4, 4 को खड़ा खड़ा, 5वां कट जाता है, तो 5 को ये हो गया, तो ये 6 7 8, तो 3 को ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे ये 8 लिखा हुआ है टैली चिन्ह में। अगर वैसे मान लीजिए कह देना कि 10 बताइए, 10 को टैली चिन्ह में, तो 1 2 3 4, 5वां कट जाएगा, 1 2 3 4, 5वां कट जाएगा। पूछें बोलेंगे 4, तो 1 2 3 4, ये हमारा टैली चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, आसान है, ज़्यादा कठिन है नहीं। अगला आपका दिया गया था, इसको हम नहीं लगाएंगे, इसको लगाइएगा आप। दिया हुआ है 26/52 का सरलतम रूप क्या होगा, इसको आप लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
8वां। ए पर 0 घात का मान पूछा गया है, आपके प्रश्न में पत्र में आया हुआ है। विकल्प में बताइएगा 0, 1, ए या ए स्क्वायर। देखिए मेरे भाई, इसको लगाने के लिए बता दें कि किसी भी संख्या पे अगर 0 घात है तो उसका मान सदैव 1 आता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला दिया हुआ है कि 12, 7, 9, 8 के वर्ग का इकाई अंक बताना है। इकाई अंक कि जब इस संख्या का वर्ग होगा तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा कि 4 आएगा कि 8 आएगा कि 5 आएगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप ये मत करने लगिएगा कि इसको उठा के इसका वर्ग करने लगिएगा। वर्ग का मतलब इसी संख्या का इसी में गुणा, नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। क्या करेंगे आप, दिया हुआ है 2, 7, 1, 2, 7, 9, 8, तो इसके इकाई वाला अंक को पकड़िएगा। तो इकाई वाला अंक क्या है, 8। बस 8 का आप वर्ग कर दीजिएगा। 8 का वर्ग 64। तो 64 में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4। तो खटाक से आपका विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका दिया गया है, तापमान दे दिया गया है 1 सप्ताह का, और उसमें आपसे औसत या माध्य पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है कि 12 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस सी बनाए हैं, 21 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस, फिर 19 डिग्री सेल्सियस, फिर 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 दिन के, एक हफ्ता के 7 दिन के तापमान का ये मान दिया गया है। तो कह रहा है ना कि आप इसका माध्य बताइए। क्या बताइए, माध्य बताइए। विकल्प में मैं आपको दे देता हूँ 21, 20, 19, उसके बाद 12। अब देखिए मेरे भाई, माध्य बताने का क्या करते हैं, जब भी आपसे माध्य पूछे तो आप पूरे राशियों का योग लिखिएगा। राशियों का योग बटा में कुल राशि हो जाएगा। कुल राशि, कुल कितना राशि है उसको लिखिएगा। तो राशियों का योग कर लीजिए, मैं सबको जोड़ लेता हूँ। 1, 1, 2, 2, 9, 11, 11, 9, 20, 20, 21, 21, 2, 23, 23 को 3 हासिल 2, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, 12, 13 हो जाएगा। कुल कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 को है। ठीक है, काटिए तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 6 इसको देगा, 7 9 63, अर्थात 19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना, 19 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक मैं छोटा सा प्रश्न देता हूँ, आपके ही आया हुआ है। 2.30 प्लस 3.5 गुणे 4.5। आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला विकल्प 17.5, 38.75, 18.05 और 3.875। ये आपका पहला विकल्प है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब भी आप इसको मतलब पेपर से पहले देख रहे होंगे, तो आप ये प्रश्न देने का मतलब ना, ये रिपीट करेंगे आप, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 की ओर दिया गया है कि एक कुर्सी को 250 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेच दिया गया। आपको प्रतिशत लाभ बताना। देखिए, उस वस्तु को क्रय मूल्य, जो कुर्सी है उसका क्रय मूल्य दे दिया गया है 250, और कितना में बेचा गया, तब विक्रय मूल्य भी दे दिया गया है कितना, 350। आपसे लाभ पूछा है, वो भी किस में, परसेंटेज में। तो देखिए मेरे भाई, आप ही सोचिए कि किसी वस्तु को 250 में खरीदेंगे, आप 350 में बेचेंगे, तो आपको लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 350 रुपये में से 250 घटाइएगा तो 100 रुपये का लाभ हो गया। तो ये रुपया में आपको परसेंटेज में लाभ बताना है। तो परसेंटेज में लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हुआ है, 100 का,
ये 100 का गुणा भी कर देंगे। अब कितना में खरीदे थे तो बोल देंगे 250 रुपया में। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 से कम 25 चौका 100, 4 और ये 0 मिलकर कितना हो जाएगा 40। अर्थात उस कुर्सी पे जो दुकानदार है उसने 40% का लाभ कमाया। कितना का लाभ कमाया? 40% का लाभ कमाया। तो चलिए दोस्तों अब चल बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 12 की ओर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया गया है एक बिंदु -3, -4 है, वो किस चतुर्थांश में पड़ेगा? किस चतुर्थांश में है? अब आप लोग इसके बारे में नया नया सुन रहे होंगे, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए इसको, ये जो चैप्टर है ना निर्देशांक में का है। निर्देशांक क्या होता है? तो एक गणितज्ञ थे रैनी देकार्ते, उन्होंने क्या किया कि एक ठे ना क्षैतिज रेखा लिया और एक लंब वाला रेखा लिया एक समतल पर। तो 1 2 3 4 4 भाग में कट गया। तो बीच को उन्होंने मुख्य बिंदु कहा। इधर 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, माने इधर आप प्लस में बढ़ा तो इसको एक्स अक्ष कहा, और इधर ना माइनस में संख्याएं आ रही थी तो इसको माइनस की तरफ दिया। ठीक है, ऊपर बढ़े तो इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ये वाई डैश। ऊपर बढ़ेंगे तो संख्याएं प्लस में, और नीचे बढ़ेंगे तो संख्या माइनस में होगी। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या बन गया? चतुर्थांश। 4 भाग का अगर पहला भाग को कहते हैं चतुर्थांश, तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। देखिए पहला वाला में कहीं बिंदु रहेगा तो इसको लेंगे और फिर इसको लेंगे, इसमें रहेगा तो इस वाले को लेंगे और इस वाले को लेंगे। अगर इस खाना में है तो यक्ष अक्ष फिर वाई अक्ष, इस खाना में है तो यक्ष अक्ष और वाई अक्ष। तो देखिए पहले वाले में ना दोनों प्लस प्लस बिंदु होते हैं, दूसरे वाले में ये माइनस में इसलिए माइनस, ये प्लस में है तो प्लस। क्योंकि पहले एक्स अक्ष को लेते हैं तब वाई अक्ष को रखते हैं। इसमें क्या होगा? यक्ष अक्ष भी माइनस में है, वाई अक्ष भी माइनस में है, तो इस वाले चतुर्थांश में दोनों माइनस में होते हैं। इसमें एक्स प्लस में है, इसमें वाई माइनस में है, तो इसमें क्या होगा? प्लस और माइनस। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में एगो माइनस एगो प्लस, तीसरा में दोनों माइनस, और चौथा में हो जाएगा एगो प्लस और एगो माइनस। तो दोस्त देखिए अब आपका प्रश्न क्या हुआ है कि बिंदु -3 और -4 किस चतुर्थांश में है? तो यानी कि दोनों हमारा माइनस में हुआ है, तो माइनस दोनों हम देख रहे हैं तीसरा में। तो इसमें जो अगर तीसरा विकल्प दिया है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, अर्थात जो हमारा ये बिंदु है तृतीय चतुर्थांश में, अर्थात तीसरा चतुर्थांश में है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ना कि 660 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब ये किन अभाज्य संख्याओं से मिलके बना हुआ है? आप छोटे पर से सीखते हुए आ रहे हैं, एलसीएम लेना था। 2 से लीजिए 330 हो जाएगा, फिर 2 से लेंगे तो 1 6 5 हो जाएगा, फिर 5 से लीजिए, 3 से ले लीजिएगा 3 5 15, 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 एकम 11। तो ये जो आपका आया ना यही अभाज्य गुणनखंड है। विकल्प में ये आपको दिखेगा कि कहाँ है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का ये लास्ट प्रश्न है कि कोण 120 अंश को क्या कहते हैं? अब हम सबको बता देते हैं। देखिए जो 0 अंश से लेके 90 अंश से कम रहेगा, ये तीर कम कर दिए हैं, तो उस कोण को बोलते हैं न्यून कोण। और जो सीधे 90 अंश का है उसको बोलते हैं समकोण। जो 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम होगा इसको बोलते हैं अधिक कोण। जो ठीक 180 अंश का है उसको बोलते हैं ऋजु कोण, और जो 180 अंश से अधिक है 360 अंश से कम है उसको बोलते हैं बृहत कोण। जो ठीक 360 अंश का है उसको बोलते हैं पूर्ण कोण।
ठीक ना। ये लाइन आप लिख लीजिएगा। अब आपके प्रश्न है कि 120 अंश को क्या कहेंगे, तो आप बताइए कि 120 कहाँ आएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा, नहीं। 90 में रहेगा, नहीं। 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, अर्थात ये अधिक कोण है। तो 120 हमारा कौन सा कोण हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि अधिक कोण हो जाएगा। कौन सा कोण, अधिक कोण। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमने प्रश्न खत्म किया। ये 2023 में पूछे गए प्रश्न थे। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथ तो मैथ होता है सबके लिए, सबके कॉमन है। धीरे धीरे मैं जैसे ही सैम्पल पेपर ख़त्म कर लूँगा तैसे इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा, जिससे कि ये उम्मीद हो सके कि आप इस प्रश्न को तो कर ही पा रहे हैं, और इसे थोड़ा सा भी अगर पेपर हार्ड भी बनता है तो आप उसको आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स इसका लाभ ले सकें और इस स्कॉलरशिप्स को प्राप्त कर सकें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।